बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। और वेलकम कहते हैं हम जनाब मोहतरम ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब ब्रिगेडियर को साहब को। वीडियो लिंक पे हमारे इंतहाई साथ मोहतरम शख्सियत हैं ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के जो पड़ोस के जितने भी ममालिक थे, मैं पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के तमाम जो इंटेलिजेंस के सरबराहान का जो इजलास हुआ है, इसकी क्या आप ट्रांसलेशन करेंगे कि इसके क्या मानी हैं? ये पिलर बन रहा है, ये ब्लॉक बन रहा है, ये लोग आपस में ये तो कह रहे हैं कि हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे और मीनिंग देर बाई के अफ़गानिस्तान में की हिफाजत भी करेंगे। जी फरमाइए। देखें, ये अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं और जब ये अफगानिस्तान में अमरीका और तालिबान के दरमियान गुफ्त शुनीद का ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो उस वक़्त से जो मुल्क के मायानाज तजियाकार हैं वो हमेशा यही कहा करते थे कि एक इलाकाई जो है इसमें एक कोशिश जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान जो है वो नहीं कर सकता है, और अगर पाकिस्तान कुछ अकेले में करता है तो बाकी मुल्कों पे के शकूक व शुबहात होते हैं कि पाकिस्तान के अज़ाइम क्या हैं। तो एक जो इस पूरे रीजन में या इस इलाके में जो ममालिक हैं और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका एक मुश्तरका कोशिश ये पाकिस्तान के ज़रिए हुई है कि अफ़गानिस्तान जो है वो ऐसे सूरत हाल से आगे ना दो चार हो जाए जिसमें एक खाना जंगी की सूरत हाल इख्तियार कर जाए, और वो सारों के मफाद में नहीं है, वो किसी के मफाद में नहीं है। अफ़गानिस्तान में इस वक्त कुछ मसाइल चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान के साथ मसाइल चल रहे हैं, और जो पंजशेर के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा हुआ है, उसमें ईरान की जो रवैया रहा है वो नाकाबिल फ़हम है, और लगता ऐसा है कि वो हिंदुस्तान का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि उसमें पाकिस्तानी मतलब है कि अफवाज ने, मुसल्लह अफवाज ने हिस्सा लिया है, उसमें एयरफोर्स इस्तेमाल हुई, उसमें ग्राउंड फोर्सेस इस्तेमाल हुई। ये कोई बहुत ही मतलब है कि मज़ाक़-ए-हेज़ बात है कि ये इस किस्म की बातों पे यकीन करता है, और उनके ऑफिशियल तेहरान टाइम्स वगैरह में ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं। तो मेरे ख्याल में जब आप एक रीजनल अप्रोच करेंगे, और ईरान इन गुफ्त शनीद में हिस्सादार था, तो वो जो है इस किस्म के खदशात अगर को होते भी हैं, और अगर मनफी प्रोपेगेंडा जो हिंदुस्तान कर रहा है, जो एक स्पॉइलर का रोल अदा कर सकता है, उनको यकीन दिलाया जा सकता है कि पाकिस्तान की कोई ऐसे फौजी मुदाखलत अफगानिस्तान में नहीं करेगी। बड़े अहमकाना किस्म की एक इकदाम होगा अगर पाकिस्तान अपनी फ़ौज अफगानिस्तान में डालेगा। वहाँ पर बड़े बड़े सुपर पावर्स हार गए तो पाकिस्तान की क्या हैसियत होगी कि वो यहाँ पर अफवाज अपनी डाले, ये नाकाबिल यकीन है। तो अच्छा, ये मैं मेरे एक ख्याल मिनट, में आप एक साथ साहब एक मिनट रुकिए। आप ये देखिए कि पंजशीर में तो उनका एक जज्बाती है कि वो फ़ारसी स्पीकिंग लोग हैं और वो एक अलग मसला है, लेकिन बात ये है कहने की कि यहाँ पर क्या वो अपना वेटेज बढ़ाना चाहता है? मेरे ख़्याल में उनको ये मालूम होगा, जो सैटेलाइट हैं उनके पास हैं, रशिया के पास हैं और सबके पास हैं, वो सब जानते हैं कि भाई हमने तो कोई मदाखलत नहीं की और हम ना जुर्रत करेंगे ऐसी मदाखलत करने की। जो बेवकूफ़ी जो पहले अमेरिका ने कर ली, रूस ने कर ली, हम तो ये बेवकूफ़ी करेंगे। बरतानिया ने भी की थी बरतानिया ने की तो पिछली से खैर पिछली वो तो सदी बहुत में। बड़ी वो ज़माना तो वो था कि मार खा के वो जो पत्थरों से मार मार के उनको भगा दिया, तो वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन जिसमें पाकिस्तान की शमूलियत रही है, विजिबल और इनविजिबल, उसमें तो हम अब ये गलती हम नहीं कर सकते कि हम उनके अंदर जाकर पंजशीर में जाकर अपना बम्बार भेजें मारने के लिए, और वो भी अपने भाइयों को, मुसलमानों को, जो ना हमें इस्लाम की इजाज़त बिल्कुल देता है, आप ना हमारा दिल चाहता है कि हम अपने भाइयों को मारें। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। बात यह है कि पिछले, अगर आप देख रहे हैं कि अगर नज़र दौड़ाएं, तालिबान के और ईरान के आपस में बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं। अख्तर मंसूर अगर आपको याद हो तो बाद में जब हमें पता चला, और अजीब एक बात है कि हमें पता भी नहीं था कि वो 16 दफ़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ईरान होके आए हैं। जो कतर में उनका नुमाइंदा खुसूसी था इससे पहले, अब्बास तानकज़ई से पहले, तैयब आगा, वो ईरान में था।
वहाँ से कतर से ईरान चला गया था, इधर नहीं आया था। और उसके अलावा जो इब्राहिम सदर है, जो इनके कमीशन निज़ामी या मिलिट्री कमीशन के जो सरबराह थे, वो हिलमंद में मुकीम थे और उनके भी बड़े करीबी ताल्लुकात थे। ईरान उनको हथियार देता था और गोला बारूद वगैरह भी उनको मुहैया करता था ताकि वो अमेरिकनों को नुकसान पहुंचा सके। और अमेरिकनों ने और अफगान हुकूमत ने भी ये इल्ज़ाम जो है वो ईरान पे लगाए थे कि वो तालिबान के साथ। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ईरान जो है ना, उनको पता है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। आपने बिल्कुल सही फरमाया है, लेकिन वो ताल्लुकात सही करना चाहते हैं अपने जो फारसी जो नहीं बोलने नहीं, वाले शॉर्ट जो मैं ये लोग कहना हैं चाहता हूँ कि वो अपना वेटेज बढ़ाना चाहता है, अदरवाइज तो हाँ, अब अगर ये वेटेज नहीं, अगर अगर वो बिल्कुल बात को ये बात गलती कर रहा है। एक ज़माना याद करें आपको कि जिस वक्त हमने गलती ये की थी कि जब लड़े तो हम ईरान के साथ मिलकर थे ना रूस के ख़िलाफ़, लेकिन पाकिस्तान ने अकेले उसका उसका जो मैंने क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, तो इन्होंने हम पर हमले की तैयारी कर ली थी अफ़गानिस्तान में। तो उस वक्त जो अमेरिका का जो वज़ीर दिफा था, उसने बहरीन में जाकर ईरान के ख़िलाफ़ बयान दे दिया। उसके बाद वो लड़ाई करके, और मैं उस वक्त नवाज शरीफ का एडवाइज़र था, और मैंने ये बात उनको कहा था कि आप फौरी तौर पर सरताज अजीज़ को भेजें। सरताज अजीज़ उसी शाम को चले गए थे जिस दिन हमने उनको नवाज शरीफ को एडवाइस दी थी। तो मैं एक बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बात जो अलग बात है कि इस दफ़ा तो पाकिस्तान ये काम नहीं कर रहा, ईरान को हर मामले में अपने साथ रख रहा है, और न सिर्फ ईरान को रख रहा है बल्कि ताजिकिस्तान को भी, उज़्बेकिस्तान को भी, कज़ाकिस्तान को भी, तुर्कमानिस्तान को भी, और सारे कार्ड खोल के रख रहा है। तो अब अगर वो ये गलती करेंगे तो उन्होंने ऑलरेडी अमेरिकनों ने उसके ख़िलाफ़ एक कार्ड तैयार कर दिया है। एक रिपोर्ट शाये हुई है जिसको आपकी नज़र से गुजरी होगी, और वो ये थी कि ये है कि वो जो 9/11 के मामले में ईरान के ट्रेसेस मिलते हैं, तो ईरान ने कोई बड़ी गलती कर दी तो वो ईरान फंस जाएगा इस दफ़ा। जी देखें, ईरान के हमारे साथ मसाइल हैं, और आपको मैंने एक वजह बता दी है कि वो चूंकि जो ताजिक है या हज़ारा है, ये दो हज़ारों के साथ उनकी वो है सेक्टेरियन एक हम आहंगी है उनके साथ, और ताजिक के साथ ज़ुबान की है, उनकी एक ही ज़ुबान बोलते हैं। तो ताजिक जो है वो किसी न किसी तरीके से तो ईरान से नाराज़ होंगे कि इन्होंने तालिबान की मदद की उस वक्त जब वो अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं कि वापस मिल जाए उनके साथ और उनको यकीन दिला सकें कि वो उनकी साइड पे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है कि वो तालिबान की साइड पे हैं। दूसरी मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, और वो ये है कि ईरान हमारा राइवल है, इकोनॉमिक राइवल है, पॉलिटिकल राइवल है अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन रीजन में। ईरान समझता है वो एक हेजेमोनिक पावर है। अगर आप देखें, वो इराक की तरफ भी अपने जो है वो बढ़ाना चाहता है, असर रसूख बढ़ाना चाहता है। लिवान की तरफ जो उसका वो है, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, उन्हें हर जगह पे अपने मतलब है कि सीरियन आप जो रुक इस जाइए, वक्त बशर अगर देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उसने ज़रूर ये बात की, लेकिन उसको फिर रूस ने उसको सीरिया में मारा है। ये बात आप रखें ना, उसको जब मिलकर लड़े, लेकिन आखिर में रूस ने उनको नहीं, मैं देखें, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ। वो अलग बहस है कि वो मार पड़ी या नहीं पड़ी। असर रसूख उसका है, बशार अल असद उनकी साइड पे है, हिजबुल्लाह जो है वो उनकी एक प्रॉक्सी है। इस तरह इराक में उनका बहुत असर रसूख है। तो कुछ कामयाबियां होती हैं, कुछ नाकामियां होती हैं। इस तरह जो इधर है ईरान, देखिए कि जमाने में एक सुपर पावर था, अगर आपको याद है, और मतलब है कि हम तो वो जैसे तुर्की एक सुपर पावर था किस जमाने में, वो भी अपने पुराने जो अजाइम है ना वो सामने खुल के लाना चाहता है। वो समझते हैं पाकिस्तान तो हमारे मुल्क का हिस्सा था किस जमाने में, इसकी क्या मजाल है कि ये हमारे साथ कंपटीशन करे। आपके पास एडवांटेज ये है कि आप नजदीक तरीन रास्ता है, चाहे सेंट्रल एशिया को ले लें, चाहे अफगानिस्तान ले लें, आप करीब तरीन आप उनको एक रास्ता दे सकते हैं। और तालिबान ने यह ऐलान भी किया है कि वो CPEC के अंदर शामिल होना चाहते हैं। अब ये ईरान के लिए मेरे ख्याल में उनके लिए जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनके, और जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, अगर ये इंटीग्रेट हो जाते हैं सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान CPEC के थ्रू इंटीग्रेट हो जाते हैं टुवर्ड्स गवादर, तो मेरे ख्याल में ईरान के लिए जो है ये अच्छी बात नहीं होगी। वो पाकिस्तान का सरसूख बढ़ेगा भाई। तो अगर वो खुद जिंदा रहना चाहते हैं, खुद मुश्किल में नहीं रहना चाहते, और हमें भी मुश्किल में नहीं रहना देना चाहते, तो फिर तो ये बेहतरीन बात है ना। चाइना ने उनके साथ में कितने $बिलियन का मुआहदा किया है, हमारे साथ तो 60 बिलियन का किया है, उनके साथ तो 400 बिलियन का किया दिया मुआहदा। देखो, मुआहदे जो है ना वो
उसको अमली जामा पहनाने के लिए वक्त चाहिए होता है, और आखिर में कुछ ना कुछ बीच में अगर मसाइल आ जाते हैं तो वो पैसा सारा वो हो जाता है। तो मतलब है कि वो MOUs वगैरह जो होते हैं ये कोई इतनी खास अच्छा, अहमियत अब नहीं ये रखते मेरे हैं। समझ में आई मुझे आपसे इस वक्त गुफ्तगू कोई के ऐसा बड़ा बाद में, प्रोजेक्ट नजर नहीं आया है। मेरे समझ में ये आई कि उनको जो है 400 बिलियन वाला डॉलर का जो माहिदा है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। ये समझ में मेरी बात अब आई है शायद। हाँ, खर्चे में पड़ जाएगा ना। मतलब है कि अगर आप सेंट्रल एशिया को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं गवादर के साथ, तो चीन को क्या जरूरत है कि वो 400 बिलियन लगाए ईरान में लगाए। वो अफगानिस्तान ऑलरेडी कनेक्टेड है। अच्छा, देखिए, फिर एक उन्होंने होता है फिर हरात में ज्योग्राफी और हिस्ट्री होती हरात में ज्योग्राफी इस्माइल और को फिर हिस्ट्री। क्यों सरेंडर करवाया? हरात में तो लड़ लेता वो अच्छी तरह से इस्माइल। नहीं 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 नहीं, मतलब है कि ये वो, मैं इस पर यकीन नहीं रखता हूँ कि उसको ईरान ने सरेंडर कराया। मेरे ख्याल में खुद सरेंडर हुआ है। एक कारजाई ने भी नहीं तो नहीं साहब, मतलब है कि अशरफ गनी साहब भी आपने भागे, सारे भागे। आपने भेजा है तालिबान को ईरान में, आप पाकिस्तानियों ने, और वहाँ से हमसे सबसे बातें चीत तय करके वो लोग आए हैं, फिर सरेंडर किया है इस्माइल ने। नहीं, इस्माइल ने सरेंडर वो नहीं है। अफगान देखें जी, किसी की बात नहीं मानता, वो अपने मफाद देखता है। तो इस्माइल ने अपने मफाद इसी में बेहतर देखा कि वो सरेंडर कर जाए, वो सरेंडर कर गया। उसके पास और कोई चारा कोई नहीं था। मेरे ख्याल में वो मिलिटरीली इतना मजबूत नहीं था। आप देखेंगे अगर पंजशेर पे कब्जा हो सकता है तो हेरात तो मैदानी इलाका है, उसमें तो तालिबान को उस वक्त मुकाबला ही नहीं किया जा सकता था। ठीक हो गया। अच्छा, आप बताइए, आखिरी बात हम ये कर लेते हैं कि पंजशीर में अभी भी खतरात हैं? देखे, अभी मतलब है कि मैं इसमें भी सियासी इसका जो पहलू है अफगान हुकूमत का, उसके ऊपर हमने उस दिन भी बातचीत की थी कि जब तक ये बाकी कम्युनिटीज को शामिल नहीं करेंगे, और पख्तून जो है ना वो मेजॉरिटी में नहीं है, वो 50% से कम है। सारी दुनिया कहती है कि वो 50% से कम है, बाकी 50% दूसरी कम्युनिटीज हैं। अभी अगर ये दूसरे कम्युनिटीज को ऑन बोर्ड लेते हैं, जो पाकिस्तान उनको बार बार बता रहा है कि बराए मेहरबानी आप जो है इन लोगों को ऑन बोर्ड लें और इनको शामिल करें, जो बाकी कम्युनिटीज हैं, वरना वो अदम इस्तेहकाम, वो रेजिस्ट करेंगे। फिर अगर वो शामिल नहीं होते हैं हुकूमत में और ये अपनी तरफ से एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, तो वहां पर रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस में फिर क्या होंगे, स्पॉयलर्स सामने आ हाँ, जाएंगे वो और तो उसमें ख़राबी हो हिंदुस्तान जाएगी, फिर पेश हमारा तो पेश कोई होगा। फ़ायदा नहीं है। अच्छा, जी, लेकिन अब उज़्बेक को तो दे दिया ना उन्होंने, उज़्बेक बिल्कुल। को तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। देखे, 3 आदमियों को शामिल करना 33 आदमियों में आटे में नमक के बराबर है। ये मतलब ये ठीक नहीं है। ये तालिबान ने अच्छा भाई, अब तीन अब बुरी खवातीन जो हुकूमत आ दी रही है। हैं। अभी उन्होंने हार्ड लाइनर्स की बात सुनी है, लेकिन कहा है कि अबूरी है। मैं यकीन रखता हूं कि ये उनको बात उनके समझ में आ जाएगी कि अगर उनको इस्तेहकाम चाहिए। देखें, बाहर दुनिया से उनको डॉलर चाहिए, बाहर दुनिया से ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए। लास्ट टाइम मैं आपको बताता हूं, जब इन्होंने दुनिया के साथ ताल्लुकात कम रखे थे, तो इन्होंने सिर्फ 10 किलोमीटर की एक रोड बनाई थी, दोरंटा से लेके काबुल की तरफ। सिर्फ 10 किलोमीटर की रोड बना सके थे। अफगानिस्तान हर चीज इंपोर्ट करता है, उसको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, उसको ट्रेड की जरूरत है, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट की जरूरत है। इसके पास जो हुकूमत में लोग इस वक्त बैठे हैं वो उसमें है, क्या कहते हैं, ग्रे ब्लैक लिस्ट में है। बीड साहब हमारे साथ वीडियो लिंक करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जी जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब अगले मौजू पे आ जाएं। जी और बेर साहब, अब ये हमारे एक साथ वीडियो लिंक पर दूसरा हैं। मसला है। मुझे इस लिहाज से तो खुशी हुई है कि पाकिस्तान प्रोएक्टिव हो गया है कश्मीर के मामले में। आफ्टर अफ़गानिस्तान उसने डोजियर दिया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त डोजियर है, और उन्होंने जो जुल्म सितम की दास्तान है वो अली गिलानी से लेकर और जितने उन्होंने मजालिम किए हैं उनको कम से कम उन्होंने 131 पेज का जो डोजियर दिया है वो उस पर आप तबसरा फरमाइए। देखिए, ये जो डोजियर है आया है, लेट है लेकिन चले आ गया है, तो देर आए दुरुस्त आए। अभी इस डोजियर का हमें तो पता है, पाकिस्तान को तो कोई शक नहीं, बाकी दुनिया को भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान वहां पर क्या कर रहा है। ठीक है, ऐसे हिंदुस्तान का असर रसूख ज्यादा है। अभी ऐसे डोसियर को आगे लेके आना और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम बाकी मसाइल में फंस जाते हैं, या अंदरूनी मसाइल में फंस जाते हैं, किसी बैरूनी मसले में पड़ जाते हैं, और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमने ये भी एक काम जो है वो आगे बढ़ाना है। हमारे जो है ना, एक जो प्रोफेशनल टीमें होती है, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, वो हर एक आदमी जो है ना वो अपने अपने डोमेन में खेलता है। लेफ्ट आउट खेल रहा होता है, राइट आउट खेल रहा होता है, फुल बैक खेल रहा होता है, गोलकीपर होता है। हमारा एक
मसला हो गया है, पता नहीं क्या है, और इस हुकूमत में वो ज्यादा मतलब है कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा अभी आपको असर। हम अभी सारे जो है ना फॉरेन अफेयर्स पे भी बोलते हैं, हम सारे इंटीरियर पे भी बोलते हैं, हम सारे अफगानिस्तान पे भी बोलते हैं। मतलब है कि अभी ये जो है ना फॉरेन का जो है अभी मतलब है कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब को बोलना चाहिए। उनको इंटीरियर से ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि वो हर दफा इंटीरियर में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं और इधर लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं उसके ऊपर, शायद वजीर आजम साहब के सामने नंबर बढ़ाने के लिए। इस तरह वजीर दाखिला जो है वो खारिज अमूर के ऊपर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो हमें मतलब है कि अगर हर एक आदमी अपना काम करे इस हुकूमत में, मैं वो तो एक ये मेरे ख्याल में बहुत वक्त पहले आ आ गया जाना है। चाहिए था और इसको परसू करना चाहिए। नहीं, तो परसों शेर दफा को नशर करना या छाप देना, इससे काम नहीं बनेगा। इसको आगे आपने परसू मुझे करना है, मुझे डिप्लोमेटिकली ये लगता परसू साहब करना है साहब इसको। इसमें मुझे बगैर साहब ये लगता है, क्योंकि इस पर ये डोजियर आने से पहले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान भी इसी सिलसिले में आया था। तो मुझे ये लगता है कि हमारी पॉलिसी का टिल्ट जो है वो अब कश्मीर की तरफ हुआ है और इसको वो शायद परसू कर लेंगे, या हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि उनको देखिए दबाव में रखें कि वो परसू करें। जी देखिए कश्मीर का मसला 27 अक्टूबर 1947 से हमारे साथ है। हिंदुस्तान का नाजायज कब्जा जब हुआ तो ये हमारे लिए प्रायोरिटी 1 है। पाकिस्तान के कायद आज़म साहब ने ये फरमाया था कि पाकिस्तान कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान की शहरग है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। हिंदुस्तान जो है हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकता है अगर कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ खुश असलूबी से। तो हमारे लिए प्रायोरिटी 1 है, इसको हमें किसी वक्त भी भूलना नहीं चाहिए और हमेशा इसके हल की तरफ जो है जो तरीका भी हुकूमत इख्तियार करे वो हुकूमत का फैसला है, चूंकि उनके पास इनपुट्स होती हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि हल करना चाहिए, किसी कोई तरीका कार निकालना चाहिए, कोई मशवरा दे सकते हैं, उसके ऊपर कोई बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हरकत तो हुकूमत ने करनी है। तो जब तक इसके ऊपर कोई मूवमेंट ना हो, हरकत ना हो, तो मतलब फिर इसी तरह रहेगा। तो अगले 200 साल हम इसी तरह बातचीत करते रहेंगे और बैठे रहेंगे। आखिर में मैं एक बात करता हूँ, जी जरूर कहिए। वियतनाम जो है ना, वियतनाम की कुर्बानी थी 2 मिलियन डेड, ठीक है जी। अफगानिस्तान की 250,000 डेड। लड़ाई के बगैर आपको प्लेट में कोई आज़ादी नहीं देता। ठीक बात है, अल्लाह खुश रखे। मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ एंड लेट अस गो हेड फॉर दैट। ब्रिगेड साहब आपके हम मशकूर हैं इंतहाई। जी मेरे साहब थोड़ा सा फ़लस्तीन के मजलूमों का भी जिक्र कर लें। यार ये फ़लस्तीन का इसराइल का मसला भी हल करना पड़ेगा, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान हल हो गया कुछ हाँ। अभी तो हल ही हो गया तकरीबन, हल हो गया। अब कश्मीर की तरफ ईरान की जो है वो थोड़ी सी अड़ बाकी है, वो ठीक कर दें जी। ईरानियों भाई, खुदा का वास्ता मिल के चलो भाई जी। ईरानियों से हम दरख्वास्त यही करते थे। अब बारी है कश्मीर की हाँ। और कश्मीर के बाद चाहिए कि फ़लस्तीन का दोनों को मिला के चलो भाई, या तो दोनों को एक साथ हल करें, हल को एक साथ चलो। और आपके पास कुव्वत है, आप हल कर सकते हैं और कुव्वत से ही हल होगा। मुज़ाकरात से कुछ नहीं होना है। बात मैंने पंच लाइन कह दी है तो भाई कभी भी बगैर अभी हथियारों से जंग करो, अब पत्थरों का ज़माना ख़त्म हो गया जी। तो वो उन्होंने देखो जी, हमास ने अब बैलेंस ऑफ पावर बदल गया ना जी। अब हमास के बाद ईरान ने जो असला दिया है तो इसके बाद में अब इतना वो मसला नहीं रहा कि जो इतनी आसानी से रोज़ हमला कर लेते थे अब जी। अब दे हैव टू टॉक। और किसी दिन एक बड़ा मिसाइल चला गया और उनके 200 आदमी मर गए तो फिर इनको पता चल जाएगा क्या होता है। फिर 200 फेंक दो उनके पास, कहोगे अभी दूसरा आ रहा है, दूसरे वाला। ऐसा ही कुछ करना होगा तब जाके मामला हल होगा। अच्छा मेरे साहब, ये जो जंग वाली बात है ना, थोड़ा सा ये हमारे यहाँ मीडिया और हुकूमत के दरमियान भी है। एक तो भाई देखिए, ये जो हुकूमत है, एक तो नालायक हुकूमत है। बात है, हमने 2-4-5 चीज़ों पे तो इमरान खान की हिमायत की है, 5-6 चीज़ों पे, जैसे इस्लाम की बात है, रसूल अकरम की शान की बात है, मैं अपनी ऑनर की बात है। लेकिन जो मुल्क के मामलात हैं, आपका दिमाग ख़राब हुआ गया मीडिया के साथ में फिर टक्कर ले रहे हो। मीडिया तुम्हारे को लेके आया है, मीडिया तुम्हें गिरा देगा। इसके बाद में भी अगर तुमने हरकत अपने बंद नहीं की तो देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। नहीं, उनको चाहिए कि देखिए बाज़ औक़ात ये होता है यार, ये फवाद चौधरी वैसे भाई ये छुट भैये हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बिलाखिर इस आदमी ने इसकी जो मिट्टी है वो छुट भैये की मिट्टी है। एक छुट भैया है जो आप कितना ही बकर ले आदमी ये नहीं समझ सकता। इसको यानी ग़ुलामाना ज़हनियत है। आप इसको खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई ये मैं मीडिया का हूँ, मैं मीडिया में काम करता रहा हूँ, मैं एंकर रहा हूँ, मैं ये रहा हूँ, मैं वो रहा हूँ, आप इनसे टक्कर लेने जा रहे हो जो आपको लेके आए हो। इमरान खान साहब के खिलाफ ये साजिश भी हो सकती है सियासी, यही होता है ना, अंदर से कोई साजिश ही आता है बीच में। भाई फिर फवाद चौधरी कर रहा होगा फिर इमरान खान को ये समझना चाहिए और इमरान खान तब्दील करवाए। क्रिकेट खेल रहा है सिर्फ,
और इमरान खान कुछ नहीं आता इमरान नहीं, खान। बात चीज़ों में सियासत उन्होंने अच्छी की भाई है। मेरी बात सुनो, इमरान खान ये वो पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है जो क्रिकेट में करता था कप्तानी में, कि मुझे अपने को एक बॉलर को आजमाना। भाई ये मुल्क है, ये वो क्रिकेट में हार जीत का मामला है, देखिए, बच्चों का खेल होता है, ये मुल्क है यार। कैसी बुज़दार बात है? साहब वाले मामले में इमरान खान की गुलजार कामयाब इतना बड़ा जुल्म तुमने कर रखा है नहीं, नहीं। पाकिस्तान के ऊपर। मेरे साहब, लेकिन कामयाब पॉलिसी है वहाँ इमरान खान साहब की, क्योंकि वो इसी तरह वो नकेल डाल सकते हैं नून लीग को और काब लीग को भी हाथ में रख सकते हैं। भाई आप ये एक भी एक देखिए, जरिया ये है, वो बात- सियासी चक्कर है उनका, यार ठीक देखो है। भाई, ये बात एक बेवकूफ़ आदमी को बैठाना जरूरी है। आदमी को अक्लमंद को बिठाओ तो मामलात आपके ठीक कर देगा। मेरे साहब, वो सियासी तौर पे बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं इमरान खान साहब के आगे की सियासत के लिए, लेकिन ये फवाद चौधरी जैसे लोगों से बचना चाहिए इमरान खान साहब को। भाई वो सबसे मजीद बचना चाहिए। आप देखिए, अब आप वो अलीम खान इस्तीफा दे गए। वो देख, अभी तो खैर मंजूर करेंगे। भाई भाई कौन आदमी अपने, मैंने आपसे क्या कहा कि एक वक्त जो है, जो हजरत हमारे उनकी है पेशन गोई नेमतुल्लाह शाह वली नेमत साहब शाह वली साहब की, कि साहब ये इनकी हैसियत जो है वजीरों की कुत्तों से बढ़कर नहीं होगी। वो है या नहीं है, बताइए आप बताइए। लेकिन अब ये इस्तीफे का माहौल शुरू हो गया है, मौसम भी आ गया है, 1 साल के बाद ज़ाहिर है इलेक्शन का मसला आएगा, तो अब इस्तीफे तो आएंगे। अच्छा मेरे साहब, आ जाए ज़रा। नहीं, ये इस्तीफे नहीं आया, वो तो अपने देखिए, वो कह रहा है कि वजीर बनने के बाद में मेरी हैसियत क्या है, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं बिजनेस करूँगा। वो भी निकल गया बिजनेस वाला दूसरा, जो इनको माली मदद देते थे वो निकल गए हैं। अब तो मामला चल पड़ा है ना, अब तो और भी ज़राए आमदनी है। भाई ये लोग ठीक आदमी हैं, हाँ ये बात भी ठीक है आपकी। हाँ, तो जाहिर है वो निकलेंगे ना अपना दूसरा, फिर उनको अपनी सियासत बचानी है। अगला इलेक्शन पीटीआई का तो कोई भी होशमंद आदमी नहीं कह सकता कि उनका है, हो ही नहीं भाई सकता है। होशमंद आदमी तो ये जिन्होंने जिताया है वो जिता देंगे। नहीं, फिर वो नहीं, कैसे जिता देंगे, अब फिर कुछ और इसका फिर हल भी निकालेंगे। अच्छा मेरे साहब, मुझे ब्रेक के लेकर आ जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो कैंटोनमेंट के जो इलेक्शन है इस पे बात कर लेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर सा वक्त, एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, कैंटोनमेंट के इलेक्शन और पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ इमरान अयाज साहब। इमरान अयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत साहब। भाई क्या सूरत हाल है आपके यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की? नुसरत साहब, कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात तो खैर खैरियत से हो गए हैं। उसमें यह है कि आज जो यहाँ पे सारा दिन मैं यहाँ पर मौजूद रहा इंतखाबात के सिलसिले में, तो एक चीज़ जो मैंने नोट की वो ये थी कि जो टर्न आउट था वो इंतहाई कम रहा। लोग इंतहाई कम तादाद में ये वोट पोल करने के लिए निकले, क्योंकि 5 वार्ड थे, 5 वार्ड में टोटल 43,000 के करीब वोट थे और तमाम हल्कों में 5,000 और 6,000 के करीब वोट थे। तो इन वोट्स में जो मैंने तादाद देखी लोगों की, वो ख़वातीन बहुत कम तादाद में निकली, मर्द हज़रात भी कम तादाद में निकले। मौसम भी पेशावर का आज बहुत बेहतरीन था, सुबह से बादल थी, बारिश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ख्याल किया जा रहा था कि मौसम अच्छा है तो लोग निकलेंगे। अगर बादल थे तो लोग घर में पकौड़े बनाएंगे, वोट डालने क्यों जाएंगे भाई? नुसरत साहब, यही हो सकता है शायद कि मौसम अच्छा था तो लोगों ने यही सोचा कि घर भी मौसम का एंजॉय कर लेंगे। लोगों से मेरी बात हुई, उनसे मैंने पूछा भी है कि क्यों लोग निकल नहीं रहे। मुख्तलिफ पार्टियों के जो लोग थे वहाँ पे, तो कुछ लोग जो थे मौजूद थे जो वोट पोल करने के लिए आए थे, तो उनका भी ये कहना था कि मायूस है लोग, बहुत ज्यादा मायूस हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, चेंजेस तब्दीली आ नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने बात सही कह दी है, बात असल यही है। जी मेरे साहब, अब हम लाहौर चलते हैं और हनीफ कमर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हनीफ कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, हनीफ कमर साहब, ये क्या हाल है आपके कंट्रोलमेंट के जो इलेक्शन हो रहे हैं? आपके यहाँ 20 वार्ड हैं, तो 20 नशिस्तें हैं, तो इसमें क्या सूरत हाल बन रही है? ये कंटोनमेंट के इलेक्शन जिस तरह के आपने फरमाया कि 20 वार्ड में हो रहे हैं, एक वार्ड में एक उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से मुलतवी हो गई है। 19 वार्ड में ये इलेक्शन आज हुआ। इस इलेक्शन की नुसरत मिर्जा साहब बड़ी ख़ास अहमियत है, क्योंकि हम इसका अगर हिस्ट्री को देखें तो माजी में यहाँ से कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर से मुस्लिम लीग नून जो है उसकी नशिस्तें ज़्यादा थी। उसके तकरीबन 15 उम्मीदवार इससे पहले जीते हुए थे और 5 सीटें जो थी वो पीटीआई के पास थी। अब देखना ये है कि पीटीआई ने इस सालों के दौरान 15 में इलेक्शन हुए थे, दोबारा अब 21 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितना गेन किया है और नून लीग कितना लूज करती है, ये देखना होगा। और अच्छा मुझे आप ये बताएं, ये तो छोड़ दें, जो होगा नजर आ जाएगा, लेकिन आप एक तो ये कि बताइए कि ये वोटिंग का रेशियो क्या था, और दूसरा ये था कि कोई आपस में लड़ाई झगड़े तो नहीं हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हसास इलाका है या शहर है वो लाहौर है इस वक्त। जी, मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही है, कोई खास इस तरह का वाक़या नहीं हुआ कि जो जिससे कोई बड़ी कोई सनसनी फैले। मामूली जो, चूँकि इलेक्शन होता है ये ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन होता है,
गली मोहल्ले के में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, तो थोड़ा सा पारा तो हाई रहा। कुछ पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े की मामूली वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ये बड़ा पुरअमन रहा। अलबत्ता टर्न आउट कम रहा तवक्को से। उसकी वजह एक तो बारिश रही कि आज सुबह से ही बारिश थी, लाहौर में 12-1 बजे तक बारिश होती रही, और उसके बाद लोग जब निकले तो फिर उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने में भी बड़ी दुश्वारी का सामना रहा, क्योंकि ये जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में काफी पानी खड़ा रहा गलियों में। पोलिंग स्टेशन तक लोग बड़ी मुश्किल से पहुंचे, और फिर पोलिंग का वक्त बढ़ाने का भी मुतालबा किया गया, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो पोलिंग का वक्त बढ़ाने से इनकार किया। भी पोलिंग तो बंद होगी, लेकिन इसके बावजूद लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं। 30% तक टर्न आउट की तवक्को की जा रही है कि होगा इसमें मजमूई तौर पर, लेकिन अगर मौसम साथ देता, बारिश ना होती, तो शायद टर्न आउट मजीद बढ़ सकता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हनीफ कमर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त इनायत फरमाया। जी मेरे साहब, दोनों जगह तो बारिश और मौसम अच्छा रहा, लेकिन कराची में हब्स है, लेकिन कराची में कुछ जगह बारिश हुई है, मलिर के कुछ इलाकों में। तो अब्दुल कदीर राना साहब कराची से हमारे साथ अब्दुल कदीर राना साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक हाल है सर। अच्छा जी, ये आपके 6 कंटोनमेंट हैं, 42 वार्ड्स हैं। अब फरमाएं कि क्या सूरत हाल है आपके 108। अब मैंने जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, नून लीग के 22, PSP के 27, MQM के 32, जमात इस्लामी के 38, पीपल पार्टी के 40। और सुबह के वक्त कुछ हिस्से पोलिंग स्टेशन पर लोग थे, लेकिन जब जैसे ही दोपहर का 11 बजे का वक्त हुआ तो उसके बाद से जो पोलिंग स्टेशन जो है, अक्सर पोलिंग स्टेशन पर वो सन्नाटा छा गया था। इसलिए जो पोलिंग की शरह होगी वो मुझे जो मेरा अंदाज़ा है, जो हमने आज वोटिंग की है पूरे शहर में, उसमें बहुत कम दिखाई देता है टर्नओवर वोटिंग का। और क्योंकि सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं कराची के अंदर वो आप कहाँ कहाँ गए इन तमाम वार्ड में? कहाँ कहाँ आपके नुमाइंदे पहुँचे? देखिए, हमने पूरे जितने भी तकरीबन कोशिश की है कि 6 कैंटोनमेंट हैं हर इलाके में, जो पोलिंग स्टेशन कायम हैं उनके पोलिंग स्टेशनों पे गए, वहाँ पर जायजा अच्छा, तो फिर आपका क्या तज्जिया, कौन जीतेगा? कोई बिल्ले बिल्ले देख कर अंदाजा होता है कौन जीत जाएगा दादा? कुछ देखिए, कुछ पोलिंग वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर गुज़िश्ता जो इंतखाबात हुए थे उनमें नून लीग कामयाब हुई थी, और अभी भी शायद नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हो जाए। और PTI, इसके असल मुकाबला PTI और नून लीग के दरमियान है। फिर पीपल्स पार्टी के भी काफ़ी सरगर्म दिखाई दिए। उनके जो कैंप्स लगे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो काफ़ी बड़े बड़े हमें जो है कैंप्स नजर आए। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI, इन 3 पार्टियों के दरमियान हमें जो है मुकाबला दिखाई देता है। फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के और जमात इस्लामी कहीं गायब है, बिल्कुल जमात इस्लामी कहीं भी नहीं आएगी। जमात इस्लामी भी जो है बिल्कुल उसके कैंप भी नजर आए, उनके कारकुन भी नजर आए, और इसके अलावा दीगर जो पार्टियां हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी। और ये जो हमारे भैया हैं जो MQM और PSP, इनका क्या बनेगा? ये जो है MQM और PSP भी बिल्कुल दावे कर रही हैं, लेकिन अभी बताए जाएंगे तो फिर अंदाजा हो सकता है। लेकिन मेरे अंदाजे में ये 3 पार्टियां हैं जिनके अंदर जो कॉन्टेस्ट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना साहब, आपके हम मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया। जी और मुझे कहा जा रहा है प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।